वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर शक्ति के नए केंद्र। बच्चों, आज की क्लास में हम अपना वही पुराना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ आज लेकिन हम बात करेंगे चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में ही बात करेंगे। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि चीन ने 1970 और 1980 में कई सारे सुधार तो किए, उसने कई सारे इम्प्रूवमेंट तो की, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट करने के बाद उसके सुधारों के लाभ के ऊपर बात करेंगे आज हम कि चीन ने जो 1970-80 में या फिर चीन ने जो उस टाइम पे सुधार किए उसके क्या लाभ निकलते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ध्यान लगा के समझना और लिखना इसके साथ। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना। इसके साथ अब हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा है सुधारों के लाभ। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देख रखी है तो आज आप उसको देख लो, फिर उसके बाद उससे नोट्स प्रिपेयर कर लो और उसके बाद हम आज की अपनी वीडियो जो हमारी है उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको देख लेना आप। तो सबसे फर्स्ट इसमें निकल के आता है बेटा, सबसे फर्स्ट इसमें कहता है, क्या कहता है कि हमें इतना तो पता चल गया कि भाई सुधारों के लाभ के ऊपर बात की जा रही है कि सुधारों के लाभ मतलब जो 1970-80 में चीन ने क्या किए, सुधार किए, तो उन सुधारों के कोई ना कोई तो लाभ निकले होंगे। तो सबसे पहला लाभ ये निकलता है कि विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार। विदेशी मुद्रा मतलब आपको पता है कि हम जो मोस्टली अगर हमें एक देश के अंदर है तो हम अपनी उस देश की करेंसी को इस्तेमाल करेंगे जो उस देश के अंदर चलती है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी भी होती है जो सभी देशों के एक एक्सचेंज के एक मीडियम के तौर पे काम करती है। फॉर द एग्जांपल, अगर मुझे मान लो यूएस में कोई पैसे भेजने हैं तो मुझे किस में भेजने पड़ेंगे, डॉलर में भेजने पड़ेंगे। तो मैंने पहले अपने क्या करूँगा, उन इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करूँगा और डॉलर के बाद वो उसको यूएस में भेज दूंगा। यूएस से अगर मुझे आएंगे तो पहले डॉलर में, डॉलर के बाद मुझे इंडियन करेंसी में उसको इस्तेमाल करूँगा। तो सेम एज इट इज़, जब चीन ने कहा कि भाई आओ मेरे यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें फ्री में क्या दूंगा, फ्री में मतलब मोस्टली कम दामों पर मैं तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाऊंगा, इसके साथ साथ मैं तुम्हें क्या दूंगा, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, सस्ते लेबर दूंगा, बढ़िया कनेक्टिविटी दूंगा, जिसकी वजह से चीन ने क्या किया, चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टार्ट किया और इसी जोन के चलते विश्व के कई सारे देश क्या हो गए, उस पर आकर्षित हो गए और आकर्षित होने के साथ साथ मेन वहां पर जाकर अपनी कंपनी लगानी शुरू की। और आपको पता ही है कि मान लीजिए चीन है तो चीन में मान लो कोई बाहर से एक कंपनी, एमएनसी कंपनी आ रही है चीन के अंदर, तो चीन के अंदर वो क्या करेगी, पहले तो इन्वेस्टमेंट करेगी। इन्वेस्टमेंट किस में करेगी, मोस्टली जो फॉरेन करेंसी डॉलर है उसमें करेगी। फिर उसके बाद वो चीन के अंदर वो जो चाइना के अंदर करेंसी चल रही है उसी करेंसी को वो इन्वेस्ट करेगी। तो इस इन्वेस्ट करेगी तो मतलब कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा के जो पैसा है वो फॉरेन करेंसी भी चाइना के पास आ रही है और इसके साथ साथ जो वहाँ पे खर्चा हो रहा है चाइना के अंदर वो भी किसके पास आ रहा है, चाइना के पास। तो इस तरीके से इनके पास विदेशी मुद्रा या फॉरेन करेंसी की बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, भंडार हो गया था, बहुत ज़्यादा इनके पास थी। सेकंड क्या निकला, सेकंड सुधारों के ये लाभ निकला कि नई नीति या नई आर्थिक नीति से चीन ने कृषि उद्योगों में वृद्धि आप ऐसे लिख सकते हैं, वृद्धि की है, जिसका यह परिणाम हुआ कि वह ग्रामीण व्यक्ति की आय में भी वृद्धि हुई है। तो सेम एज इट इज इसमें यह कहता है कि जब नई आर्थिक नीतियां बनाई गई तो इन नई आर्थिक नीतियों की वजह से उत्पादन में तो वृद्धि हुई, मतलब कि नए तरीके की, पहले क्या इसमें निजी संपत्ति की धारणा को स्वीकार कर लिया था तो आप पर्सनली लोग ज्यादा मेहनत करेंगे अपने खेत पे। तो सेम एज इट इज इससे क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन मतलब कि प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, वो भी किसकी वजह से हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई नई आर्थिक नीतियां बनाने की वजह से। तो जब नई आर्थिक नीतियां बनी जिसकी वजह से क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो उस प्रोडक्शन को करने वाले जो लोग होंगे वो बेचेंगे भी ज़्यादा और उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो मोस्ट ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटी कौन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके किसान।
तो ग्रामीण गांव के रहने वाले व्यक्तियों की स्थिति में भी क्या आने लगी, उनकी आय में, उनकी पैसे में वृद्धि होने लगी। क्यों? क्योंकि जब नई आर्थिक नीति बनी जिसकी वजह से क्या हुआ, उत्पादों में वृद्धि हुई, और उत्पादों में जब वृद्धि होगी तो इससे जो ग्रामीण व्यक्ति है उनके आय में भी काफी अच्छा क्या दिखेगा, फर्क दिखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय में वृद्धि का यह परिणाम निकला कि ग्रामीण उद्योगों में वृद्धि हुई और चीन के औद्योगिकरण में तेजी आई है। अब क्या हुआ, जब ग्रामीण व्यक्ति की उत्पादन बढ़ रहा है तो ग्रामीण गांव में रहने वाला व्यक्ति करेगा क्या? करेगा तो कृषि ही। तो कृषि में जब उत्पादन हुआ और इसके साथ साथ कृषि के उत्पादन से गांव के लोगों में वृद्धि हुई और इसका परिणाम ये हुआ कि ग्रामीण उद्योगों में वृद्धि हुई और चीन के औद्योगिकरण में तेजी आई। अब इसमें कहना सिंपल शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो वृद्धि हुई कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय में जो वृद्धि हुई, उस आय की वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब वहाँ उसकी आय मतलब कि जब गांव के लोगों की आय बढ़ेगी तो फिर वो सामान भी सही रेट में देंगे, तो जो उस फैक्ट्री मालिक है उनके ऊपर भी काफ़ी प्रॉफिट बनेगा। तो सेम इसमें यही कहता है कि कृषि उत्पादन की वजह से और ग्रामीण आय मतलब गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनकी आमदनी या उनके आय में वृद्धि हुई, सैलरी में वृद्धि हुई, और इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला कि एक तो ग्रामीण उद्योगों में वृद्धि हुई, ठीक, इसके साथ साथ जो उद्योग है या औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी चीन को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, फायदा मिला। तो ये वो कहने की कोशिश करता है कि अब उसको मेन कच्चा माल बाहर की बजाय उसको अपने यहाँ पर ही ईजिली आसानी से मिलने लगा। तो इससे क्या हुआ, इससे दो फायदे हुए नई आर्थिक नीति बनाने की वजह से। एक तो उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन बढ़ा तो औद्योगिकरण में भी तेजी आई। क्यों? क्योंकि उद्योगों में मोस्टली चीजें लगती क्या है, रॉ मटेरियल वाली। तो रॉ मटेरियल होता कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर में चलता है। तो इसलिए जब एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो इंडस्ट्रीज़ है वो मास प्रोडक्शन करेंगी, बड़े लेवल पे चीज़ों को बनाना शुरू करेंगी ताकि उनकी कॉस्ट कम हो और इसके साथ प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि चीन के औद्योगिकरण में भी तेजी आई, और वो भी किसकी वजह से आई, सिर्फ और सिर्फ मोस्टली हम कह सकते हैं ग्रामीण उद्योगों में वृद्धि की वजह से। अगला क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की व्यवस्था, मतलब वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की जा रही है इसमें। तो विशेष आर्थिक क्षेत्रों की व्यवस्था और उनमें नए उदारवादी कानूनों को लागू करने से विदेशी पूंजी का निवेश क्या हुआ, का निवेश होना शुरू हुआ। तो इसमें क्या पॉइंट कहता है, इसमें यह पॉइंट कहता है भाई कि विदेशी या विशेष आर्थिक नीति की व्यवस्था और उनमें नए उदारवादी कानून को लागू करने से विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ने लगा। मतलब अब इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है विशेष आर्थिक क्षेत्रों की व्यवस्था, मतलब कि जब से इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन शुरू किए तो कई सारी विदेश की कंपनियां यहाँ पर आई, और इसके साथ साथ इन्होंने अपने जो टैरिफ बैरियर्स थे, मतलब कि जो आयात के ऊपर इन्होंने जो कर लगा रखा था उसको भी इन्होंने कम किया। दो चीज़ की कम, पहली चीज़ तो इन्होंने क्या कहा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया और इसके साथ इन्होंने ये कहा कि जो उनके ऊपर कर हैं, टैक्सेस हैं, उनको भी इन्होंने क्या किया, कम कर दिया। तो उनमें क्या हुआ, नए उदारवादी कानूनों को लागू किया। उदारवादी मतलब वही आज़ादी वाले जिसमें छूट वूट दी जाती है। तो इन कानूनों को लागू किया, और इन कानून की वजह से बाहर से कई सारी कंपनियों ने आकर यहाँ पर क्या किया, ज़मीनों को खरीदना शुरू किया, फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी। फैक्ट्री लगाने के साथ दूसरी कंपनियां खरीदनी शुरू कर दी चाइना की। तो इससे क्या हुआ, बाहर की कई सारी कंपनी ने पूंजी का, पैसे का क्या किया, निवेश किया। निवेश मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कि जैसे कि उन्होंने बिल्डिंग खरीद ली, या फिर मेन कोई जगह खरीद ली, या फिर इसके साथ साथ उन्होंने कोई मशीन खरीद ली, ठीक, या कंपनी खरीद ली। तो इस तरह की
गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और उसके मुख्य रूप से दो कारण देखने को मिलते हैं कि बाहर से जब कंपनियां यहाँ पे आने का उसका सबसे पहला कारण क्या है। सबसे फर्स्ट कारण इसमें यही है कि एक तो विशेष आर्थिक क्षेत्रों की मतलब कि SEZ को बनाया गया और इसके साथ साथ एक और चीज़ की गई क्या कि कानूनों में सुधार किए गए, जिसकी वजह से बाहर से कई सारी कंपनियां यहाँ पे आ सकती थी और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर निवेश करना, पैसों को लगाना, इन्वेस्ट करना शुरू किया। अगले पॉइंट में क्या आता है, चीन के विदेशी व्यापार में भी अब क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। तो अब चीन के विदेशी व्यापार में क्या हुआ, वृद्धि होने लगी, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा और विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने से चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। मतलब कि जब से वो विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया, तो जब वो उसका सदस्य बना तो उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे देश होंगे जो सदस्य होंगे, तो उनके साथ भी चीन का क्या होने लगा, सहयोग होने लगा, या फिर हम कह सकते हैं मेल मिलाप वो भी क्या हो गया, बढ़ने लगा। तो इसमें यही कहता है सेकंड पॉइंट में, इसमें लास्ट में इसमें कहता है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने से चीन की अर्थव्यवस्था में चीन की इकोनॉमी जो कनेक्टिविटी थी, जो उसका बिजनेस था, अब वो क्या होगा, विश्व के कई सारे देशों से मिलने लगा या फिर मेन विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। चीन की अर्थव्यवस्था अब किससे जुड़ गई, विश्व की अर्थव्यवस्था, मतलब विश्व के कई सारे देशों से उसके अब व्यापार होना शुरू हुआ। अगला क्या आता है, उसमें प्रतियोगी तत्वों ने उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि का तेज किया। अब क्या हुआ, जब उसने चीन भी आ गया, तो चीन जब आया तो उससे क्या हुआ, प्रतियोगी या फिर जो प्रतियोगिता था, कंपटीशन था, वो भी और ज़्यादा बढ़ गया। तो प्रतियोगी तत्वों ने उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि को तेज किया। मतलब कि उन्होंने कहा कि अगर हमें चाइना को टक्कर देना है, मतलब अब क्या हुआ, विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने की वजह से चाइना की जो इकोनॉमी थी वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारे देशों के साथ कनेक्शन होना उसका शुरू हो गया। तो जब उसका कनेक्शन हुआ तो कनेक्शन के साथ साथ जो और भी कंपनी थी, जो उसके और भी कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने दो चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दिया। सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या की, उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता, मतलब उन्होंने क्वालिटी और मात्रा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर क्या किया, फोकस करना शुरू किया या फिर दोनों पर ही वृद्धि करनी शुरू कर दी। तो ये इन्होंने स्टेप्स लिया अन्य देशों ने। अगला क्या आता है, साम्यवादी देश होते हुए भी चीन ने निजी संपत्ति की धारणा को स्वीकार किया। सिंपल वही बात पुरानी कि जो साम्यवादी व्यवस्थाएं होती हैं उसमें मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें किसके हाथ में होती हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में होती हैं। लेकिन अब इसमें यह भी कहा जाता है कि अब जो चीन है वो साम्यवादी देश होते हुए भी इसने कौन सी संपत्ति की धारणा को स्वीकार किया कि पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है, निजी संपत्ति की धारणा को स्वीकार करते हुए पर्सनल प्रॉपर्टी की चीज़ को इसने स्वीकार किया और इससे आर्थिक सुधार और आर्थिक विकास वृद्धि को भी इन्होंने क्या किया, बढ़ावा मिला। तो जब इन्होंने क्या किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट लागू कर दिया, तो इससे क्या हुआ, लोगों की स्थिति सुधरने लगी। क्यों? क्योंकि अब उनके पास ज़मीन आई, ज़मीन मतलब एसेट आना शुरू किया, तो ज़मीन आने की वजह से आर्थिक सुधार हुआ। जब आर्थिक सुधार होगा तो इसके साथ साथ आर्थिक विकास भी होगा। तो आर्थिक सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, वो भी किसने बढ़ावा दिया, निजी संपत्ति की धारणा ने। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, तो एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सुधारों के क्या लाभ निकले। तो सबसे पहला यही कि विदेशी मुद्रा उसके पास बहुत ज़्यादा आगे थी, किसके पास, चाइना के पास। इसके बाद जब इसने नई आर्थिक नीति को अपनाया तो कृषि उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। नई आर्थिक नीति अपनाई तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके साथ साथ ग्रामीण में रहने वाले गाँव के लोगों की आय में भी वृद्धि हुई। थर्ड पॉइंट क्या आता है, कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय में वृद्धि का। अब जब गांव में वृद्धि हुई तो गांव में वृद्धि के साथ साथ औद्योगिकरण में भी तो तेजी आई होगी। बिल्कुल वही हुआ कि अब जब गांव में ज़्यादा चीज़ें उग रही हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है फैक्ट्रियों में भी ज़्यादा चीज़ें आएंगी। इसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्रों की व्यवस्था तथा उनमें अब इन्होंने क्या किया, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टार्ट किया और इसके साथ इन्होंने कहा कि विदेश से अगर कोई हमारे यहाँ पे पैसा निवेश कर रहा है उसके लिए हम कई सारे कानून की छूट भी देंगे और कई सारी रियायत भी देनी चाइना ने शुरू की।
इसके बाद अगला क्या कहता है, अगला कहता है चीन के विदेशी व्यापार में क्या हुई, वृद्धि हुई। क्या विदेशी व्यापार में भी मतलब कि फॉरेन या फॉरेन ट्रेड में भी उसका क्या हुआ, वृद्धि होना शुरू हुई। इसमें विदेशी व्यापार कह रहा है, विदेशी व्यापार मतलब कि दो कंपनियों के बीच में, दो देशों के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, विदेशी व्यापार कह सकते हैं या फॉरेन बिजनेस, फॉरेन ट्रेड कह सकते हैं। इसके साथ जब विश्व व्यापार के संगठन में जब ये सदस्य बना तो उससे क्या हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था विश्व से जुड़ गई, और विश्व के जुड़ने के बाद उसमें प्रतियोगी तत्वों के उत्पादन की मात्रा, मतलब उसमें अपने मात्रा और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि करनी चाइना ने शुरू की। और इसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कह रहा है कि साम्यवादी देश होते हुए भी इसने निजी संपत्ति की धारणा को स्वीकार किया। निजी संपत्ति मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की धारणा को इसने स्वीकार किया, और इसके साथ साथ इससे आर्थिक सुधारों तथा आर्थिक विकास को भी क्या मिला, बढ़ावा मिला। कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई तो इससे आर्थिक सुधार भी हुए और आर्थिक विकास भी हुए। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। थैंक यू।